बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 का हमने बहुत सारा काम कर लिया था, मतलब जो भी उसके रिड्यूस टॉपिक थे वो सारे हो गए थे और अब सिर्फ हमारे पास एक टॉपिक रह गया है उसका, जो कि थ्योरी का है और वो है मिरर इक्वेशन। अच्छा, चैप्टर नंबर 13, 14 इन दोनों में से दो लॉन्ग सवाल निकलते थे। चैप्टर नंबर 13 में से होता था मिरर इक्वेशन, ठीक है, और चैप्टर नंबर 14 में से होता था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन खुशकिस्मती कि अब की बार चैप्टर नंबर 14 में से कंपाउंड माइक्रोस्कोप को रिड्यूस कर दिया, ठीक है, और अब हमारे पास वहाँ पे थिन लेंस फार्मूला बचा है, ह्यूमन आई बचा है, ठीक है, और एक टॉपिक और बचा है। तो उस हवाले से इस चैप्टर का ये वाला टॉपिक अब बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर लिया, ठीक है। पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इसमें एक जंग लगी हुई होती थी कि भाई ये आया है तो ये नहीं आएगा अगले साल, ये आया तो ये नहीं आएगा, लेकिन अब हमारे पास मिरर इक्वेशन ही है और ये मिरर इक्वेशन वो है कि ये जो आखिर में इक्वेशन बनेगी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के जरिए हमने ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 13 के सारे न्यूमेरिकल्स, चैप्टर नंबर 14 के हमने 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे सवाल हुए हैं कि रिड्यूस सिलेबस और ये और वो फलाना, ठीक है, तो अभी उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अभी वीडियो के एंड में आपको सवाल का जवाब दे सकूँ। पहले हम देख लेते हैं इसको, मिरर इक्वेशन में हो क्या रहा है। पेज नंबर इसकी अगर मैं आपको बता दूं, तो अगर तुम्हें डायग्राम यहाँ से समझ में ना आ रही हो तो पेज नंबर इसका है 272, ठीक है, ये इसका पेज नंबर है। अगर तुम चाहो तो जब इस वीडियो को देख रहे हो तो उस वक्त ये वाला पेज नंबर निकाल के रखना ताकि तुम्हें डायग्राम क्लियर हो जाए। डायग्राम है क्या? डायग्राम ये है कि ये हमारे पास मिरर है, ठीक है, ये जो हमने रखा हुआ ये मिरर है। याद रखना, मिरर की एक साइड हमेशा पॉलिश होती है और पॉलिश को हम डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम पॉलिश में ये दिखा देते हैं इस तरीके से लाइंस, ठीक है। इसका मतलब ये वाली साइड पॉलिश है, ये वाली साइड इसकी मिरर है। अब क्या है कहानी? कहानी ये कि मैंने ऑब्जेक्ट ये रखा, ये जो एरो ऊपर की तरफ किया हुआ ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट को रखा है मिरर के सामने, जब लाइट पास हो रही है तो ऑब्जेक्ट यहां से लाइट टकराई और टकराने के बाद इसकी जो इमेज बनी है वो हमेशा उल्टी बनेगी, यानी कि ये सीधा रखा हुआ है, इसकी इमेज उल्टी बनेगी और इमेज का नाम होगा ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश नाम क्यों रखा है? ए बी से डिफरेंशिएट करने के लिए ए डैश बी डैश नाम रखा है, ठीक है। ए बी को हम कहेंगे एच ओ। चंद इसमें जो मतलब सिंपल वर्ड्स है ना, उनके तुम्हें पता होने चाहिए कि वो बेसिकली है क्या। व्हाट इज एच ओ? एच ओ इज कॉल्ड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज एच आई? एच आई इज कॉल्ड हाइट ऑफ इमेज, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे डी छोड़ दो, डी का कोई खास काम नहीं है। सी यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। एफ हमारे पास फोकस है और पी हमारे पास पोल है, ठीक है। तीन चीजें और है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस कहलाएगा एफ, यानी कि फोकल लेंथ। पोल से लेके, ये जो ब्लैक से मैंने बनाया हुआ ये पोल है, इस पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कहलाएगा पी एंड पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस कहलाएगा क्यू, ठीक है। ये हम न्यूमेरिकल में भी करेंगे। न्यूमेरिकल में जहां वर्ड आ जाए ऑब्जेक्ट, इसका मतलब पी की बात हो रही है, मतलब स्मॉल पी। जहां पर वर्ड आ जाए इमेज, इसका मतलब क्यू की बात हो रही है, ठीक है। और जहां साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाए वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जहां साइज ऑफ इमेज आ जाए वो एच आई यानी कि हाइट ऑफ इमेज कहलाएगी और फोकस सिंपल एफ ही रहेगा, वो आपको साफ मतलब रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। अब कहानी क्या है? कहानी है कि हमने ये रखा हुआ और ये सारी चीजें बन गई हैं। अब हमें इन सब के जरिए आखिर में एक चीज निकालनी है और वो इक्वेशन है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। कैसे निकलेगी ये पैराग्राफ? मैं तुम्हें उर्दू में बताता हूं, तुम इसको यहां पे देखना। पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ ये, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ए बी। हमने कंसिडर किया ऑब्जेक्ट ए बी, ये रहा ऑब्जेक्ट, और इसको रखा एच ओ, यानी कि इसकी जो हाइट है वो एच ओ है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इस मिरर के बिल्कुल फ्रंट पे, ठीक हो गया। बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखा है इसको, ठीक है। आगे चलो, whose real and inverted image of height hi, इसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज जो मिली मुझे यहां मिली, जिसको मैंने एच आई का नाम दिया। एंड व्हाट इज एच आई? एच आई मीन्स हाइट ऑफ इमेज बिहाइंड द सी, ये बिहाइंड द सी फॉर्म हुई है। इस पैराग्राफ में जो चीज मैंने ब्लैक से मेंशन की है, कोशिश करना कि उसको लाजमी मेंशन करो। पैराग्राफ में ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, इट्स ओके, कोई इशू नहीं, उसका कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश करना जो चीजें ब्लैक से मेंशन हुई हुई हैं वो लाजमी तुम बताओ, ठीक है। उसके बाद जो असल कहानी है वो शुरू हुई है। हमने यहाँ पे 4 ट्राइंगल लेने हैं। पहले 2 ट्राइंगल लेके इक्वेशन नंबर 1 बनाओगे, फिर 2 ट्राइंगल लेके इक्वेशन नंबर 2 बनाओगे एंड देन उन दोनों को कंपेयर करवा दोगे, ठीक हो गया।
सबसे पहले क्या किया हमने, नाउ कंसीडर टू ट्राइंगल्स, नंबर वन इज ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश एंड ट्राइंगल ए पी बी। ये बन कहां रहे हैं, अगर तुम थोड़ा सा गौर से देखो, मैं बना के दिखाता हूं, ए डैश पी बी, ए डैश और पी बी डैश। ये देखो, अगर तुम इस डायग्राम के अंदर तुम थोड़ा सा गौर करो तो ये तुम्हारे पास ए डैश है, ये तुम्हारे पास पी है और ये तुम्हारे पास बी डैश है। ये देखो, अगर तुम डायग्राम के अंदर गौर करोगे तो ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश और ये रहा पी। ये तुम्हारे पास इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक हो गया। और ट्रायंगल नंबर 2 कौन सा है, ट्रायंगल नंबर 2 है ए पी बी, यानी कि ए पी बी। वो कहां है, वो ये रहा आपका, ये आपका ट्रायंगल ए पी बी, ये आ जाएगा आपका ट्रायंगल ए पी बी। अगर तुम इसको भी गौर करो, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज पी। ये आपके पास दो ट्रायंगल है, इसको हमने कंसीडर किया, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। आगे चलो, हमने क्या बोला, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है, इज इक्वल टू, ये बराबर किसके हैं, ये बराबर है पी बी अपॉन पी बी डैश के, ठीक है, ये हमने बोला। अब ए बी खुद किसके बराबर है, हमने कहा था, मैंने बताया था, ए बी का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं ए बी की जगह पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकता हूं। ये देखो, ये गलती हुई है, ये हाइट ऑफ इमेज नीचे नहीं आएगा, हाइट ऑफ इमेज यहां पर आएगा एच ओ यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एच आई यानी कि हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है एच ओ के यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश बराबर है एच आई के यानी कि हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। उसके बाद पी बी किसके बराबर है, पी बी आपके पास है कहां पे, दिस वन इज पी एंड दिस वन इज बी। P से लेके B तक का डिस्टेंस मैंने बताया था कि वो P के बराबर है, मैंने लिख दिया। और P से लेके B डैश तक का डिस्टेंस Q के बराबर है, मैंने वो भी लिख दिया और इक्वेशन नंबर 1 बना दी, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन मुश्किल है, ठीक है, पहली इक्वेशन निकालना बहुत आसान था, लेकिन ओवरऑल ये इक्वेशन है मुश्किल, ठीक है। तुम उसको 2-3 बार जब तक नहीं दोगे तुम्हें ये चीज समझ में आएगी नहीं। मैं कोशिश करूंगा, इसके लिए मैं एक अलग सेशन भी रखूंगा इंशाल्लाह, मेरा पूरा इरादा है। लेकिन फिलहाल हमने थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करेंगे। अब हमने ये इक्वेशन नंबर 1 बना ली है इसकी, इन दो ट्राइंगल को लेके। अब हम दो मजीद ट्राइंगल लेंगे और इक्वेशन नंबर 2 बना के दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कराएंगे, ठीक है। अब हम इसके आगे करते हैं काम। अच्छा भाई, हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली, थोड़ा सा मार्कर बहुत ज्यादा मोटा लिखा रहा है, ठीक है, तो अच्छा अगर समझ में ज्यादा अच्छा आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वैसे मोटा लिखा रहा हूं, मैंने नोट किया अभी। अच्छा भाई, कहानी क्या है, हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली। एंड व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 इज एच ओ अपॉन एच आई इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनेगी, पहले दो ट्राइंगल लिए, इक्वेशन नंबर 1 बना ली, यानी कि एच ओ अपॉन एच आई इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब इक्वेशन नंबर 2 पे एच ओ अपॉन एच आई की क्या वैल्यू निकलेगी, उसको निकाल के दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहली बात, कंसीडर अनदर टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी एफ। अब मैं तुम्हें दिखाऊं अगर ट्राइंगल ए बी एफ है कहां, पहले तुम उसको देख लो कि वेयर इज ट्राइंगल ए बी एफ। ट्राइंगल ए बी एफ अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें नजर आ जाएगा, दिस वन इज ट्राइंगल ए बी और एफ, ये तुम्हारे पास है ट्राइंगल ए बी एफ। दूसरा ट्राइंगल है एफ पी डी, यानी कि एफ पी और डी, ये रहा ए बी एफ और एफ पी डी। एफ पी डी कुछ इस तरीके से है, अगर तुम उसको देखना चाहो तो तुम उसको भी देख सकते हो, ये रहा एफ पी डी, ठीक है। मैं इसकी लेबलिंग भी करता ताकि तुम्हें चीज सही से समझ में आ जाए। एफ पी और डी, ये तुम्हारे पास आ गया एफ पी डी, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए, ठीक है। अब इन दो ट्राइंगल हमने क्या किया, हमने बोला साइड ए बी अपॉन डी पी ये बराबर है बी एफ अपॉन पी एफ के, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा तुम्हें समझना भी पड़ेगा, थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस डेरिवेशन में तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, तब तुम्हारे पास मामला बिल्कुल क्लियर होगा। अब कहानी क्या है, हमने बोला डीपी, डीपी खुद बराबर है ए डैश बी डैश के। कैसे, ये मैं तुम्हें बताता हूं। ये रहा डी से लेके पी तक का डिस्टेंस, दिस वन, ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम ये वाले डिस्टेंस के बराबर है, यानी कि एच आई के, यानी कि ए डैश बी डैश के। तो मैंने इसीलिए लिखा डी पी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, और मैंने इसको लगा दिया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी एफ अपॉन पी एफ। अब मैं तुम्हें बताता हूं ये चीज इसकी जगह पे क्या आएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की जगह पर क्या आ जाएगा, एच ओ अपॉन एच आई। कैसे, ए बी बराबर है एच ओ के, उसकी जगह पर आ गया एच ओ। ए डैश बी डैश बराबर है एच आई के, उसकी जगह पर आ गया एच आई।
इन दोनों की जगह पे ये चीज कैसे आएगी, इसकी जगह पे तो ये चीज f आ जाएगी बहुत आसानी से। कैसे? पी एफ, ये देखो ये रहा p और ये रहा f, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो f कहलाएगा, वो तो मैंने लिख दिया बिल्कुल आसानी से f। असल जो कहानी है वो है p माइनस एफ की। वो क्या है? बी एफ बराबर है p माइनस एफ के। कैसे? b से लेके f तक के डिस्टेंस में p भी आ रहा है और f भी आ रहा है, ठीक है। अगर तुम इसको नीचे लाओ, ये रहा b से लेके f, b ये रहा p के पास, और इसमें थोड़ा सा हिस्सा f का भी आ रहा है। ज्यादा हिस्सा किसका है? जिसका ज्यादा हिस्सा है उसमें से छोटे वाले हिस्से को माइनस करा दो, यानी कि p का ज्यादा हिस्सा है, p मैंने लिखा, माइनस f का जो थोड़ा सा हिस्सा था मैंने उसको माइनस करवा दिया। इस तरीके से इस बात को समझ लो, ये बन जाएगी तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब तुमने करना क्या है? अब तुमने करना ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर कराना है। कैसे करवाना है? पहली वाली इक्वेशन की वैल्यू अगर तुम थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, आई थी एच ओ अपॉन एच आई इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। इसकी आई है एच ओ अपॉन एच आई इज इक्वल टू पी माइनस एफ अपॉन एफ, और इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। दोनों वैल्यूज एच ओ अपॉन एच आई की हैं। तुमने क्या करना है? दोनों को कंपेयर कराना है। एच ओ अपॉन एच आई दोनों में से हटा दो, दोनों को आमने सामने रख दो। पहले वाली की वैल्यू ये थी यानी कि p अपॉन क्यू, दूसरे वाली की वैल्यू ये आ गई यानी कि p माइनस एफ अपॉन एफ। इन दोनों को तुमने करा दिया कंपेयर, ठीक है। अब कंपेयर कराने के बाद अब 5-6 स्टेप का मामला रह गया, ठीक है। उसके बाद इसको वाइंड अप जल्दी से करते हैं, और फिर जो तुम्हारे कुछ क्वेश्चन है मैं उसको जरा देख के सही से मतलब मैं हाथ क्या बताता हूँ। चलो भैया हम इसके जा रहे हैं बिल्कुल एंड पार्ट पे। एंड पार्ट में हमने क्या किया? हमने कंपेयर करवा दिया था, ठीक है। कंपेयर करवाने के बाद जो अगला स्टेप करना है वो यहां से डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय p, दोनों साइड्स को p से डिवाइड करवाना है, ठीक है। तुम थोड़ा सा वीडियो को, यार अनफॉर्चुनेटली मेरे पास बोर्ड छोटा है, ठीक है, तो मुझे बार बार चीजों को मिटा के करना पड़ता है। तुम रिवाइंड करोगे। अच्छा, हमने जो दोनों इक्वेशन में कंपेयर करवाया उसके बाद क्या स्टेप है? दोनों साइड पे p को डिवाइड करवा दो, ठीक है। पहली साइड थी p अपॉन q, वहां पर भी p डिवाइड हो गया। दूसरी साइड थी p माइनस एफ अपॉन एफ, वहां पर भी p हो गया डिवाइड। अब जब ये डिवाइड हो गया तो इसके बाद मैंने कौन सा स्टेप किया है? ये तो सेम है, p अपॉन पी क्यू मैंने सेम रखा। इसको मैंने ये क्या कर दिया? मैंने क्या किया बताता हूं। अगर मैं लिखूं फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल के तौर पर कि 3 प्लस 2 अपॉन 5, अगर मैं ये लिखता हूं, और अगर मैं लिखता हूं 3 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5, इन दोनों में क्या फर्क है? जिसको थोड़ी सी भी मैथ आती होगी ना वो बोलेगा सर दोनों चीज सेम है, एक ही मंजन बेच रहे हैं आप, इसमें कोई फर्क नहीं है, एक ही बात कर रहे हैं। यही काम हमने यहां पे किया। p माइनस एफ अपॉन पी एफ था, मैंने पहले p को लिखा पी एफ के साथ, माइनस का साइन डाल के फिर मैंने f को लिखा पी एफ के साथ। उसके बाद मैंने क्या किया? p को p से कैंसिल, p को p से कैंसिल और f को f से कैंसिल, बचा मेरे पास क्या? 1 अपॉन q, 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन p, ठीक हो गया। और यहां पर मैंने क्या किया? इस माइनस 1 अपॉन p को यहां से उठाया और इधर ले आया, तो ये माइनस 1 अपॉन p इधर आके हो जाएगा प्लस 1 अपॉन p, 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ये कहानी निमट गई। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, और इसको जिस तरीके से लिखा हो इसको पूरा घुमा के मैंने यहां पर लिख दिया, इस तरीके से भी लिख सकते हो। बात तुम्हारे पास एक ही है, ये दोनों चीजें हमारे पास मिरर इक्वेशन कहलाती हैं, ठीक है, और ये मिरर फॉर्मूला कहलाती हैं। अब कुछ मेरे ख्याल में छोटे मोटे से कोई सवाल थे वो मैं भूल जाता हूँ यार, तभी हाथ क्या आता तो मैं उसके जवाब बता देता हूँ। जो भी क्वेश्चंस थे हमारे, मैंने काफी तरह के बता दिया था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करते हैं, मैं बिल्कुल इसकी एक अलग वीडियो बना देता हूँ। कैन यू शेयर द सिलेबस, ये एक सवाल था, तो मुझे बता दो कि सब्जेक्ट का सिलेबस है। 9-10 का ही सिलेबस रिड्यूस हुआ, बल्कि फर्स्ट और सेकंड का भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ठीक है। मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, मैट्रिक में मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उर्दू इस्लामिक का रिड्यूस नहीं हुआ, अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है, ठीक है। और बस इसी तरीके के चैप्टर में वेलोसिटी ऑफ साउंड का टॉपिक नहीं करवाया, मैं इसको देख लूंगा बिल्कुल, अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड का टॉपिक हुआ तो मैं इसको बिल्कुल करवा दूंगा, ठीक हो क्या। और डायग्राम बनानी होती है, डायग्राम के बगैर आपकी कोई डेरिवेशन कंसिडर होगी नहीं। आपके पास फिजिक्स में 7 नंबर की डेरिवेशन आई है, 7 नंबर की डेरिवेशन में अगर आपने डायग्राम नहीं बनाई आपको 3 या 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, ये टॉपिक हमारे पास रह गया, इस टॉपिक को इंशाल्लाह मैं किसी भी दिन करवा दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स के बाद हम फौरन चैप्टर नंबर 14 पर आएंगे, ठीक है। और
कोशिश करो कि जल्द से जल्द करो इंशाल्लाह फेब के एंड तक की जो बात थी, क्योंकि चैप्टर नंबर 14 में हमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 में 2 टॉपिक्स हैं, 16 आसान है, 17 में न्यूमेरिकल्स ही नहीं है, 18 में भी न्यूमेरिकल्स नहीं है, 15 में न्यूमेरिकल्स नहीं है, ठीक है। 19 में न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी उन टॉपिक के हैं जो कि रिड्यूस हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में काम आसान है हमारे पास। बहुत सारी न्यूज़ ये आ रही है कि 50% MCQs हो गया है। अभी तक स्क्रूटनी कमेटी ने ये तजवीज़ दी है, लेकिन इस पर अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, इसकी तरफ से भी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, ठीक है। और प्रैक्टिकल्स के हवाले से भी ये बात चल रही है कि प्रैक्टिकल नहीं होंगे, ठीक है, जो कि ना होने में ख्याल में स्टूडेंट्स का नुकसान है, अगर होते हैं तो फ़ायदा है तुम्हारा। और उसकी भी अभी तक कोई हतमी न्यूज़ नहीं आई है। इंशाल्लाह जैसी कोई आएगी मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। और कोशिश ये करूँगा मैं कि मैं अपने चैनल पे 9-10 का जो रिड्यूस सिलेबस है उसको शेयर कर दूँ, ठीक है। इसको देखो समझो, कोई फिर इससे रिलेटेड मसला हो तो फिर उसको कमेंट करना, इंशाल्लाह फिर उसको देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।